हेलो, जय हिंद ट्यूशन एवरीवन। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? फटाफट से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? जय हिंद सभी को, जय हिंद। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ऑल गुड, ऑल फाइन। क्या हालचाल? जय हिंद। आ रही है आवाज? आ रही है? चुप रहे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। बढ़िया। सब लोग मस्त, मलाई मक्खन। एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। सर हैप्पी नहीं लग रहे हो? चुप रहे बे। सर माइक चालू कर लो। ठीक है। आज मेरी 4 क्लास लगा दी है, इसलिए मैं हैप्पी नहीं लग रहा हूँ। 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं इतना कहाँ, मेरे से नहीं होता भाई। 4 क्लास लगाओगे तो काहे आदमी परेशान ही होगा। टॉर्चर करोगे। 11 बजे तक पढ़ाना है, बताओ। सर सब संडे कब होगा? मुझे भी नहीं पता कब होगा। ठीक है। विधान जी कह रहे सर मैंने आपके और पूजा जी के पोस्ट पर लाइक किया था, आपने लाइक नहीं किया। नहीं कर रहा, मेरी मर्जी। सर आप इतने सुशील क्यों हो? मुझे भी नहीं पता। हाँ। चाची से आपकी कंप्लेन कर दिए, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मना कर दो सर इतनी क्लासेस के लिए। चुप रहे, तनख्वाह मिलती है मेरे को। हमें भी 4 क्लास लगा दी है, तुम तो लेटे लेटे करते हो। नहीं होगा संडे हमारा, बिल्कुल नहीं होगा। सही बात है। आज आपकी वजह से मेरा फिजिक्स अच्छा हो गया। ओहो, बहुत बढ़िया। 4 तो हमारी भी है, बस फर्क ही है तुम लेट कर करते हो। क्वांटम फिजिक्स कब स्टार्ट होगा? लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सर मैम कैसे? सब बढ़िया है। पैसा का चक्कर है बाबू भैया। हाँ, मैंने चाचू आपकी और चाची की फ़ोटो लाइक की थी। अच्छा। सर मेरा बैकलॉग ख़त्म कर लिया, 16 लेक्चर्स का रह गया है। ओके। हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है? नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। होमवर्क डन कर लिया? कर लिया है, थैंक यू आपके वजह से। ठीक है। सर बड़े दिन है, सैटरडे के बाद मंडे आ जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। स्लाइड में ऑन नहीं है, ऑन कर दीजिए। अच्छा, कर देता हूँ। और कुछ बताओ भाई। व्हाट्सएप तो नहीं चलाना? व्हाट्सएप चलाऊँ क्या? हैं? हैं? तुम्हें क्या लगा मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा? हम्म, आए बड़े टपोरी। लुंगी डांस, लुंगी डांस। गाना सुनेगा क्रिस का? क्रिस का? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का गाना सुनेगा क्या? बता रहे। ठीक है। नहीं सुना रहा, मेरी मर्जी है, मेरा मन नहीं कर रहा। ले बेटा, ले बेटा पढ़ाई कर ले, मेरा मन नहीं कर रहा। अब मेरा मन नहीं कर रहा सुनाने का। पहले मेरा मन कर रहा था, बट अब मेरा नहीं कर रहा। मैं नहीं सुना रहा। मैं गाना नहीं सुना रहा, मेरा मन नहीं कर रहा है। तुम सब फुर हो जाओ। चलिए। चलिए। हाँ। दिल ना दिया, दिल ना लिया, तो बोलो ना बोलो क्या किया। ले बेटा दुनिया। हाँ, आता ही नहीं है। अरे, चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। काम की बात पर आते हैं, मुद्दे की बात पर आते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको वोल्ट मीटर के बारे में बताऊंगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है सिंपल सा, और फिर एक छोटी सी चीज गैल्वेनोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अपन चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिर इसमें कूलम्स लॉ को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई कूलम्स लॉ आपका क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले को डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। ठीक है, मैथ्स रिकॉर्डेड। ऐसे मिला तो नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा। है, धमकी दे रहा है मुझे, उठवा दूंगा घर से। धमकी दे रहा है मुझे, घर से उठवा दूंगा। बदतमीज कहीं का। ट्रांसफॉर्मर बेटा मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कराएंगे, सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मर वो जो चैप्टर टॉपिक है बेटा वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कराऊंगा, ट्रांसफॉर्मर वाले टॉपिक। आइए इधर आइए। एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीटर। एमीटर का काम क्या होता है? टू मेजर द करंट। इसका काम होता है करंट को मेजर करने के लिए। आपसे दो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे कि भाई इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, हम सब जानते हैं जब हम करंट की बात कर रहे हैं करंट कांस्टेंट किस में होता है? अगर मैं करंट कांस्टेंट की बात करूं तो करंट कांस्टेंट किस में होता है, सीरीज कनेक्शन में या पैरेलल कनेक्शन में? सर सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है। तो हमेशा याद रखना ये सीरीज में लगाया जाएगा, कभी भी पैरेलल में नहीं लगाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक लोड रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, यहां पर आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया, तो इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, हमेशा याद रखना। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसका आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इसका आइडियल रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है करंट एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, मतलब छोटे से छोटी वैल्यू ऑफ करंट है उसको भी मेजर करना। मान लीजिए करंट की वैल्यू हो गई 0.00001 मीटर पर सेकंड हो गई है, सॉरी 0.001 एम्पियर हो गई है, उसको भी मेजर कर लेगा। आप सब जानते हो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर कहता है। मतलब करंट की वैल्यू ये माइन्यूट करंट को भी मेजर कर ले, मतलब करंट फ्लो होना चाहिए, करंट को मेजर कर ले। तो आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, मतलब अगर करंट लो भी होगा तो भी ये मेजर कर लेगा, अगर करंट की वैल्यू लो होगी तो भी ये मेजर कर लेगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, फटाफट से मुझे बताइए। तो मुझे बताइए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी? आइडियल रेजिस्टेंस मतलब ये करंट को मेजर कर रहा है, जनरली हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? रेजिस्टेंस बहुत कम होगा ना, रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो ही करंट फ्लो हो पाएगा, रेजिस्टेंस अगर हाई हो गया तो करंट तो फ्लो हो नहीं पाएगा। लेकिन ये कम करंट को भी मेजर कर रहा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? लो होगा। तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होगा? लो। लो का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, ये याद रख लेना इसका आइडियल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे डिवाइस के बारे में बात करते हैं तो दूसरा डिवाइस आपका क्या होता है? वोल्ट मीटर आपका दूसरा डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर दी वोल्टेज। इसका काम होता है वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है,
अब वोल्टेज को मेजर करने का काम किसका होता है? वोल्टमीटर का होता है। हम सब जानते हैं वोल्टेज आपकी क्या होती है बेटा, पैरेलल कनेक्शन में सेम होती है ना, कांस्टेंट होती है पैरेलल कनेक्शन के अंदर। तो वोल्टमीटर किस में कनेक्टेड होगा, सीरीज में या पैरेलल में? तो हमेशा आपको याद रखना ये पैरेलल में कनेक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वोल्टमीटर प्लस माइनस ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहां पर आपने एक लोड लगा दिया जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा। दूसरा आपसे पूछेगा कि भाई इसका आइडियल रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। देखिए इसका काम क्या है बेटा, सिर्फ वोल्टेज को मेजर करना, करंट को मेजर नहीं करेगा। मतलब ये जब ये करंट को मेजर नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई होगा। और वोल्टेज मैक्सिमम मेजर करेगा तो इसका आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होगा बेटा, हाई होगा। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट होगा। दिस इज वोल्ट मीटर एंड एमीटर के बारे में जो आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ऐसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एक तीसरा डिवाइस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। एक तीसरा डिवाइस और होता है जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, टू मेजर द करंट सेंसिटिविटी। इसके काम की अगर हम लोग बात करें तो इसका काम क्या होता है, टू मेजर द करंट सेंसिटिविटी। ये भी क्या करता है बेटा, करंट की सेंसिटिविटी को मेजर करता है, मतलब फ्लक्चुएशंस, जो करंट है फ्लो कितना हो रहा है उसको मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर की अगर हम लोग सर्किट की बात करें तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को ड्रॉ करते हैं। लेकिन जब मैं इस गैल्वेनोमीटर के बारे में बात कर रहा हूं तो इस गैल्वेनोमीटर को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, तो ध्यान से समझना आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज गैल्वेनोमीटर जी, तो आप गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दीजिए, नाम है इसका शंट रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है बेटा, एक शंट रेजिस्टेंस है। और इस शंट रेजिस्टेंस का आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, अगर मैं इसके आइडियल रेजिस्टेंस की बात करूं, लो होना चाहिए, कहने का मतलब जीरो होना चाहिए। तो आपने क्या किया, एमीटर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, पैरेलल में आपने क्या लगा दिया, शंट रेजिस्टेंस बस आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही आप पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो, जो ये जो चीज अब आपकी बन गई है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर नाउ एमीटर। ये आपका हो गया है एमीटर। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है जो आपको याद रखनी है। नाउ अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्ट मीटर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं गैल्वेनोमीटर इस तरह से जी लगा रखा है, इसके सीरीज में एक शंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस, दिस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस शंट रेजिस्टेंस का आइडियल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आइडियल रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए इसका, हाई, क्योंकि वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस हाई होता है, कहने का मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में क्या लगा देंगे, सीरीज में शंट रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा पॉइंट है जो हमें समझना है। अब ये जो चीज आपके सामने बन गई है, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज योर वोल्ट मीटर। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, इतनी चीज फटाफट से छापिए, मैं 1 मिनट के अंदर आ रहा हूं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से बताइए। डन है, डन, क्लियर, ऑल गुड, ऑल फाइन, ठीक है, चलिए फाइन। सो आपको समझ में आ गया, वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब एक डिवाइस के बारे में, नहीं ये नहीं चाहिए, अब एक डिवाइस के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए। अब हम लोग डिवाइस के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक डिवाइस है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारे पास एक डिवाइस है,
और सिमिलर वे में एक दूसरा डिवाइस हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। क्लियर है? एक हमारे पास एक डिवाइस है बेटा जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर, और एक दूसरा डिवाइस है हमारे पास इन्वर्टर। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है रेक्टिफायर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, ध्यान समझना। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोगों के घर में इन्वर्टर लगा हुआ होता है। इन्वर्टर जैसे लगा होता है, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास क्या होती है, दिस इज दी बैटरी। आप लोगों के पास क्या होता है बेटा, बैटरी लगी होती है। इस बैटरी में इस तरीके से यहां पर एक टर्मिनल, यहां पर एक टर्मिनल लगा होता है। मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। और आप लोग यहां पर क्या रखते हो, अपने पास यूपीएस रखते हो, है ना। व्हाट इज द यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब आपके घर में बिजली आए बिना किसी इंटरप्शन के। जो आपने देखा ना जिसमें बटन लगा होता है, ऊपर डब्बा सा रखा होता है, उसको यूपीएस बोलते हो। समझ में आ गया? इस तरीके से फाइन है, क्लियर है। अब अगर मैं आपके घर की बात करूं तो आपके घर की, अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं तो आपके घर में जो बिजली आती है वो आती है एसी, और बैटरी के अंदर जो वोल्टेज होती है वो होती है डीसी। अब एक चीज समझना, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरफ टाइम है, इस तरफ वोल्टेज है, तो आपका करंट कैसा कर रहा है, वोल्टेज कैसा कर रहा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या है बेटा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एसी के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो एसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ज। अगर टाइम की वैल्यू की बात कर रहे हैं 1/f, मतलब टाइम पीरियड आप निकालोगे कि इतनी सेकंड के बाद पॉजिटिव पोलैरिटी चेंज होती रहती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो एसी आती है। दूसरी जो चीज होती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं डीसी। डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी में क्या रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरफ टाइम है, इस तरफ वोल्टेज है, तो इसमें वोल्टेज कैसी रहती है, आपकी कांस्टेंट रहती है। जैसे ये वोल्टेज आपकी रहती है, ये वोल्टेज आपकी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 हर्ज होती है। यहां पर फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, 0 हर्ज। यहां पर क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है, टाइम पीरियड चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, नहीं। तो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, 0 हर्ज। अगर मैं डीसी की बात करूं, ये डेंजर होता है, ये ज्यादा खतरनाक होता है एज कंपेयर टू एसी। इसका करंट लग गया खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं, एसी में आपको करंट लग गया आप बच सकते हो। एसी में करंट की वैल्यू 0 कहां पर हो रही है, सर यहां पर हो रही है, 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 यहां पर। आपको जब कभी करंट लगता है आप एकदम से बच जाते हो झटका, तो आप इस टाइम पीरियड पे बचे हो। अगर इस टाइम पीरियड पे आप बच गए तो ठीक है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव के मैक्सिमम चले गए तो काले हो जाओगे, भस्म हो जाओगे, ये याद रख लेना। अब समझो, ये जो बैटरी है, इनपुट पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, आपके घर में इनपुट क्या आ रहा है, एसी आ रहा है। बैटरी के आउटपुट क्या आ रहा है, डीसी आ रहा है। अब मतलब बैटरी में चार्ज अगर हो रही है, बैटरी जब आपकी चार्ज हो रही है तो इस एसी को डीसी में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस टाइम पीरियड पे, चार्जिंग के टाइम पीरियड पे। किस टाइम पीरियड पे, चार्जिंग के टाइम पीरियड पे इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चार्जिंग जब होती है एसी को डीसी में कन्वर्ट करते, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस यूपीएस के अंदर एक डिवाइस होता है, उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। इस रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। बैटरी चार्ज हो गई, चार्ज हो गई, आपके घर की बिजली चली गई, बिजली जाते ही पंखा चल जाता है, इन्वर्टर से चलता है या नहीं चलता है, चलता है। लेकिन बैटरी में तो डीसी है, पंखा तो एसी पे चलता है, लाइट तो एसी पे चलती है, टीवी एसी पे चल रहा है। मतलब अब इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मुझे इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस यूपीएस के अंदर एक डिवाइस और लगा होता है, उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का काम क्या होता है, डीसी को फिर से एसी में कन्वर्ट कर देना। तो डीसी को एसी में कन्वर्ट कौन करता है, तो आप याद रख लेना, इन्वर्टर। इस तरीके से फंक्शनिंग आपकी पूरी की पूरी चलती है, जो आपको याद रखना है।
सो आई होप समझ में आ गया। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और इन्वर्टर का काम क्या है बेटा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। दिस इज दिस सिंपल थिंग जो आपको समझनी है, जो आपको अंडरस्टैंड करनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर? ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी समस्या, एनी दिक्कत? फटाफट से बताइए। डन है बेटा? डन। सिंपल सी चीज थी, सिंपल सी टॉपिक थी जो हम लोग कवर कर रहे थे, जो हम लोग डिस्कशन करते। सर ये मोबाइल चार्जर में होता है ना? हाँ, ध्यान समझो। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल चार्जर की बात करता हूं, इफ आई बीन टॉकिंग अबाउट मोबाइल चार्जर। अब मोबाइल चार्जर में क्या होता है, समझने की कोशिश करना, ध्यान से देखो। बहुत इंपॉर्टेंटली एक पॉइंट समझना है, बच्चे ने मोबाइल चार्जर के बारे में पूछा है, समझो। देखो, अगर मैं मोबाइल चार्जर की बात कर रहा हूं, तो मोबाइल चार्जर का सॉकेट होता है इस तरीके से। सॉकेट में आपका इनपुट लगा होता है। इनपुट की अगर हम लोग बात करें तो इनपुट में एसी करंट मिलता है। अब आपने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर मोबाइल चार्जर। यहां पर क्या है, ये आपका मोबाइल चार्जर है ना? और यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका मोबाइल है। फाइन, क्लियर है? अब अगर मैं मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करूं, अगर मैं मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करूं, मोबाइल की बैटरी में कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है, याद रखना। कौन सा करंट होगा? डीसी करंट। कहने का मतलब मोबाइल की बैटरी 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट या 20 वोल्ट या 6 वोल्ट इस पर काम करती है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं यार, ये तो एसी है। अब ये एसी से इसको मुझे चार्ज करना है, तो मुझे एसी को डीसी में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे जब मैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करूंगा, तो इस मोबाइल चार्जर के अंदर एक डिवाइस लगा होगा। और वो डिवाइस कौन सा लगा होगा? रेक्टिफायर लगा होगा। रेक्टिफायर क्या कर देगा? इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, मोबाइल चार्जर के अंदर लगा है। अब समझो यार, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये कितना रहा? आपके घर में जो बिजली की सप्लाई आती है, वो आती है 220 वोल्ट। आपके घर में जो बिजली की सप्लाई आती है, वो तो आती है 220 वोल्ट। अब मतलब मैंने इसको 220 में कन्वर्ट कर दिया, तो यार ये तो डीसी के 220 में कन्वर्ट हो गया। ये एसी का जो 220 था, ये डीसी के 220 में कन्वर्ट हो गया। लेकिन मोबाइल की बैटरी चलती है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये 6 वोल्ट पर चलती है। यार अगर मैं इसको 220 वोल्ट दे दूं, तो मोबाइल तो उड़ जाएगा, मोबाइल तो खराब हो जाएगा, मोबाइल तो फंक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब मुझे इस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे इस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब एक डिवाइस और होता है, अगर हम लोग बात करते हैं, एक डिवाइस और होता है। उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर, है ना? ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का काम होता है वोल्टेज को अप करना। अप का मतलब क्या है? इंक्रीज करना। दूसरा काम क्या होता है इसका? दूसरा काम होता है वोल्टेज को डाउन करना। डाउन का मतलब क्या है भाई? डिक्रीज करना। या आप लोगों ने अपने घर में स्टेबलाइजर देखा होगा, है ना? स्टेबलाइजर देखा होगा। ये स्टेबलाइजर और ट्रांसफॉर्मर सेम ही होते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। स्टेबलाइजर और ट्रांसफॉर्मर सेम ही है। फॉर एग्जांपल आपके घर में बिजली जो मेन सप्लाई आती है, उस मेन सप्लाई के बगल में एक स्टेबलाइजर लगा दिया जाता है ना? कभी आप देखना, आपके पिताजी ने आपके घर में लगा रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में बिजली कम आती है, तो पिताजी बोलते हैं ना कि स्टेबलाइजर को ऑन कर दो, तो आपके घर में वोल्टेज 220 आने लग जाती है। मान लीजिए 110 आ रही है, वोल्टेज को बढ़ा दिया। साथ ही साथ स्टेबलाइजर का काम क्या है? बाई चांस आपके घर में बिजली ज्यादा आ रही है, फॉर एग्जाम्पल 300 वोल्ट आ गई। आप सब जानते हो इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, वो 220 वोल्ट पर ही ऑपरेट होंगे। अब 300 वोल्ट अगर आप दे दोगे, तो डिवाइस खराब होने की दिक्कत हो सकती है। तो ये स्टेबलाइजर क्या करेगा? उस 300 वोल्ट को डाउन कर देगा और 220 में कन्वर्ट कर देगा। ट्रांसफॉर्म होते हैं। हालांकि हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल्स के अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर की प्रॉपर फंक्शनिंग, ट्रांसफॉर्मर बनता कैसे, उसके बारे में हम मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन बट फॉर द फिलहाल आप ये समझ लेना,
अगर मैं वोल्टेज को अप कर रहा हूं तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलूंगा? ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलूंगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलूंगा। फाइन। अगर मैं वोल्टेज को डाउन कर रहा हूं तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मर बोलूंगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मैं इसको सीधा बोलूंगा। अच्छा, अब समझना, ये 220 वोल्टेज तो आई, लेकिन मुझे इस 220 वोल्ट को इतनी वैल्यू में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए इस मोबाइल चार्जर के अंदर एक डिवाइस और लगा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मर। और कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगा होगा? तो ट्रांसफॉर्मर लगा होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो अगर मैं मोबाइल चार्जर की बात करूं ना, मोबाइल चार्जर कुछ नहीं है। मोबाइल चार्जर में सिर्फ दो ही चीज लगी होती है, बाकी सब कुछ नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज खराब हो जाती है तो मोबाइल चार्जर काम करना बंद कर जाता है। आपने कभी देखा ना मोबाइल चार्जर काम करना बंद कर दिया? पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी अगर उसने काम करना बंद कर दिया। दूसरा, अगर मोबाइल चार्जर काम कर रहा है लेकिन मोबाइल चार्जर को टच करते ही उसकी लीड में करंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर की जो प्लग आती है, सी केबल जो आती है, बाहर का प्लग आता है, उसको अगर आप टच करो उसमें करंट आ रहा है, तो आप समझना ट्रांसफॉर्मर खराब हो गया उसका। हालांकि इसको ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि छोटा ज्यादा इतना महंगा डिवाइस होता नहीं है। तो मोबाइल चार्जर के अंदर दो चीज होती है, रेक्टिफायर होगा और ट्रांसफॉर्मर होगा। कौन सा होगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। गॉट इट? इतनी चीज क्लियर है? बट स्कूल टीचर कहते हैं कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना मुश्किल है। आसानी से किया जा सकता है, डिवाइस आते हैं, छोटे से डिवाइस आता है। ठीक है, क्लियर है? डन? बढ़िया, ठीक है, फाइन, क्लियर, बढ़िया। जब इन्वर्टर की रिवर्स पोलैरिटी कर देंगे क्या? जब इन्वर्टर रिवर्सिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल रेक्टिफिकेशन कहते हैं। बट मुझे जब इन्वर्टर से करंट लगा तो मैं कैसे बच गया? सेमीकंडक्टर है चैप्टर में। ट्रैक्टर की बैटरी 2-3 साल में खराब की हो जाती है इलेक्ट्रोड की वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रोड की वजह से। जब तुम्हें इन्वर्टर में करंट लगा तो तुम बच क्यों गए? इन्वर्टर में जो तुम्हें करंट लगा है, ठीक है, उसकी वोल्टेज थोड़ी सी कम होगी। टाइम पीरियड भी तो मायने रखता है कि ऐसे थोड़ा ना कि छू के तुम ऐसे आ गए हो, पकड़ के रख लेना। अगर तेरे को लग रहा है तो बच गया है तो दोबारा काम करना, दोबारा उसमें जो इन्वर्टर है ना उसकी उंगली में हाथ दे देना। अब की बार नहीं बचेगा तू, फिर तो दोबारा कमेंट सेक्शन में लिखने लायक भी नहीं बचेगा फिर। पर ऐसा करने से पहले अपने साथ में किसी दोस्त को बता देना मैं ऐसा करने जा रहा हूं, ताकि सर को इन्फॉर्मेशन तू दे देना कि सर हाँ मैंने उंगली लगा ली थी और मैं बचा नहीं। ठीक है, पकड़ के बैठ जाना बस उसको। ठीक है, चलिए, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं वायर्स के बारे में बात कर रहा हूं तो वायर्स के बारे में एक चीज और देखना। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जनरली फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रिकल स्विच देखा है? आपने फॉर एग्जांपल अपने घर में प्लग देखा होगा, है ना? आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्लग देखा होगा, आप लोगों के पास होता है इलेक्ट्रिकल प्लग। आपने वो इलेक्ट्रिकल प्लग देखा होगा। अगर आप इस इलेक्ट्रिकल प्लग की बात कर रहे हो तो इस इलेक्ट्रिकल प्लग के अंदर तीन चीज होती है। एक प्लग यहां पर लगा हुआ होता है ना, ध्यान से देखना। एक ऐसे होता है इस तरीके से, और एक प्लग यहां पर होता है। ठीक है बेटा, तीन चीज होती हैं इस तरीके से, तीन। सबसे पहली चीज, ये जो ऊपर वाला प्लग होता है ये ग्राउंड का होता है। ग्राउंड का मतलब न्यूट्रल। ग्राउंड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल। ठीक है, फाइन है, क्लियर है? अगर मैं इसके कलर कोडिंग की बात करूं, इसका कलर हमेशा याद रखना, इसका कलर हमेशा होता है ग्रीन कलर। ग्राउंडिंग वाली वायर हमेशा हरे कलर की आपको मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड वाली कलर वायर हमेशा आपको किस कलर की मिलेगी? हरे कलर की मिलेगी। एक वायर आपकी जो दूसरी होती है उसको कहते हैं लाइव वायर। एक वायर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं लाइव वायर। लाइव वायर में से करंट फ्लो होता है। लाइव वायर में से आपका करंट
फ्लो होता है, याद रखना। जो करंट फ्लो है ना, वो इसी लाइव वायर में से करंट आपका फ्लो होता है। समझ गए? अगर मैं लाइव वायर की बात कर रहा हूं, लाइव वायर का कलर कैसा होगा, आप कैसे पहचानोगे कि यार इस वायर के अंदर कलर है, इस वायर के अंदर करंट है या नहीं है? जनरली इसका कलर या तो आपको ब्लू मिलेगा, या इसका कलर आपको रेड मिलेगा। ब्लू या रेड कलर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। एक जो दूसरी वायर आपको मिलेगी ना बेटा, वो आपकी होगी न्यूट्रल वायर। एक आपकी होगी न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में से नो करंट फ्लो, इसमें से कोई भी करंट आपका फ्लो नहीं होता। इसके कलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरली ब्लैक कलर की ये वायर मानी जाती है। समझा गया? ग्राउंडिंग का मतलब क्या है? इस ग्राउंडिंग का इस्तेमाल कब किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल बिजली करने पर, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब आपकी आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है रेन के टाइम पीरियड पे, बारिश के टाइम पीरियड पे, आपने देखा ना, ग्राउंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्डिंग है, अब क्या है, बिजली कड़क गई तो आपके घर के ऊपर करंट आया बेटा, तो तभी घर के ऊपर इस तरीके से ना एक लोहे की छड़ लगा दी जाती है। घर के ऊपर ना, छत के ऊपर इस तरह से लोहे की छड़ लगाई जाती है। और ये जो लोहे की छड़ होती है ना बेटा, ये इस तरीके से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, और इसको गड्ढे में डाल के ना ऐसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आपके घर में जहां भी बिजली का सर्किट होगा, उस सर्किट से इस हरी वायर वाला जो लाइन होगा, इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। जहां कहीं भी बिजली का स्विच का सर्किट होगा, इससे कनेक्ट कर दिया जाता है। कल को फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा चार्ज, आपके घर में अगर कोई एक्स्ट्रा करंट कहीं लीकेज हो गया है, तो वो सारा का सारा यहां से बिजली कनेक्ट होने पर ट्रेवल होकर ग्राउंडेड हो जाएगा, या फिर आप क्या बोलोगे, वो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। दिस इज द पर्पस। लाइव वायर में से करंट फ्लो होता है, समझ में आ गया? इसमें से कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है, बेसिकली ये सिंपल याद रख लेना। दूसरा, अगर हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर इनपुट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो 220 वोल्ट दी जाती है। इस वोल्टेज को बोलते हैं VRMS बोलते हैं। RMS का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। तो इसको कौन सी वोल्टेज बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज किस किस के बिटवीन होती है? अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे किस किस के बीच में होगी, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में। सो ये किसके बीच में होगी? बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर के बीच में ही होगी ये हमेशा। कहने का मतलब, जिसमें करंट जा रहा है, जिसमें न्यूट्रल वायर है, उसके बीच में। अब न्यूट्रल वायर आती कहां से है? मैं भी आपको सर्किट में ड्रॉ करके दिखाता हूं। प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मान लीजिए ये स्विच है, स्विच मैंने ऑन कर दिया, ये आपका बल्ब है जो अपन ने बल्ब कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए यहां से ना आपका करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल आई करंट आपका जा रहा है, आई करंट 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 जा रहा है। अब समझिएगा बेटा, रेड वायर या फिर ब्लू वायर, ठीक है, या फिर येलो वायर, कुछ भी आपकी वायर है, ये आपकी रेड वायर है। दिस इज योर रेड वायर। यहां पर आपकी कौन सी वायर है? ये आपकी रेड वायर है जो करंट लेकर जा रही है। सो ये कौन सी वायर हो गई? लाइव वायर हो गई है। अब ये डिवाइस है, इस डिवाइस में करंट गया, करंट फिर इससे बाहर निकल रहा है, तो करंट बाहर लेकर जा रही है, तो करंट बाहर लेकर जा रही है। एक दूसरी वायर और है बेटा, जो इसमें करंट सप्लाई होने के बाद करंट लेकर बाहर जा रही है, जो इसमें से करंट लेकर बाहर जा रही है। तो इसका मतलब यहां से एक वायर आपकी ऐसे गई, ऐसे गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, यहां गई, और यहां आ गई। यस और नो? ऐसे आ गई। तो अब मुझे खुद बताइए, ये लाइव वायर है, ये वाली जो वायर जो करंट वापस लेकर आपकी आ गई है, ये ब्लैक वायर होगी ना, ये कौन सी हुई? दिस इज न्यूट्रल वायर। ये आपकी न्यूट्रल वायर। देखो, ये करंट लेकर गई, ये करंट लेकर आई, ये किस कलर में है? ये ब्लैक कलर में है। अब मुझे बताओ, रेड और ब्लैक के बीच में वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, कितना लगा रखा है? 220 वोल्टेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोलते हैं। तो किस किस के बीच में? इसके और इसके बीच में ना 220 वोल्ट। क्लियर है? अब इसी के बिहाफ पर अगर मैं बात करूं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप सब उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर दोगे, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द RMS पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाईज 160 वोल्ट, 220 वोल्ट, 300 वोल्ट या फिर 410 वोल्ट। सेम क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तुम्हें बताया है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस रेड और लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई होती है उसमें कितनी होती है? 110 वोल्ट होती है, 220 वोल्ट होती है, 300 वोल्ट होती है या फिर 410 वोल्ट होती है? ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ रहा है, फटाफट से आंसर दीजिए। अभी मैंने तुम्हें बताया कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट मैंने तुम्हें अभी बताया है, फटाफट से बताइए व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। तो अगर हम लोग बात करें रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल वोल्टेज कितनी होती है रेड और लाइव वायर के बीच में? 220। लेकिन तुम्हें मैं दिखाता हूं, इतने बड़े गधे होंगे ना, इतने बड़े गवार, इतने बड़े जलील, इतने बड़े फटीचर, इतने बड़े चिमकांडी, इतने बड़े, बस क्या ही बोलूं। देखना अभी भी इसका आंसर गलत लगाएंगे बहुत से बच्चे, देखना तुम अभी, देखना तुम्हें अभी दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, 4%, 3%, ये मतलब कौन से ग्रह से आए हो बे उठ के, टीचर कहीं के, खून खुलवा रहे हैं मेरा। फटाफट से बताओ। सर जो करंट अर्थ में गया उसका क्या, क्या वो अर्थ में ही यूज हो जाता है, मतलब अर्थ उसको कंज्यूम कर लेती है। सर RMS वैल्यू, हाफ साइकिल, फुल साइकिल, वो अलग चीज होता है, वो सब नहीं पढ़ना आपको। आप मेरे डाउट का रिप्लाई क्यों नहीं करते? विकास शर्मा कह रहा है बेटा क्लास में, लास्ट में डाउट कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ठीक है। सर ग्राउंड वायर भी येलो ही होती है, ज्यादातर ग्रीन होती है। ठीक है, फाइन है। अर्थिंग कहां जाते हैं? अर्थ में चला जाता है ना, अर्थ के पास इतनी कैपेसिटी है, उस करंट को एज्यूम कर लेती है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है। सर अगर कोई ब्लैक वाइट टच करे तो करंट लगेगा? नहीं लगेगा। अब एक समझना, एक क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन कैसे है? ये बिजली का एक खंबा है, यहां पर भी बिजली का एक खंबा है। तुम्हारे दिमाग में कभी आता होगा, ये 3 वायर जा रही हैं, लाइफ, न्यूट्रल, ग्राउंड, ऐसे 3 वायर जा रही है बिजली के खंबे में। बिजली की फिटिंग होती है, फॉर एग्जांपल 3 वायर ऐसे जा रही है। आपने क्या किया, यहां पर फॉर एग्जांपल इस तरीके से एक बहुत सुंदर सी चिड़िया आपने ऐसे बैठा दी। ठीक है, उसके पंख ऐसे हैं, ये चिड़िया बिल्कुल इसके ऊपर बैठ गई इस तरीके से। चिड़िया को कुछ नहीं हो रहा, इसको करंट नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही वायर के ऊपर बैठी है ना, इसके ऊपर एक ही वायर के ऊपर बैठी है, इसमें से करंट जा रहा है, एक ही वायर के ऊपर बैठी है। जब तक न्यूट्रल या जब तक कोई दूसरा सोर्स नहीं मिल जाएगा ना करंट का, तब तक इसको करंट नहीं लगेगा, दूसरी वायर टच नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक वायर को आप भी पकड़ लोगे ना, करंट नहीं लगेगा। सर्किट पूरा होना चाहिए। सर्किट पूरा कब है? करंट जाना भी चाहिए और करंट आना भी चाहिए, निकलना भी चाहिए। तो इसको करंट, इसको
कुछ नहीं होगा। बाई चांस अगर इसकी पूछ नीचे वाले से टकरा गई, ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। अब क्या है, अब आप देखिए दो डिफरेंट उससे टच हो गए, इससे करंट जा रहा है, इधर से भी पोटेंशियल मिल गया, मतलब इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। दो वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। जब इसने सिंगल वायर को टच कर रखा था, जब सिंगल वायर को टच कर रखा था, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन जैसे टच कर देगी हो जाएगा। तो आप भी, आपके घर के बाहर बिजली का तार जा रहा है, एक को पकड़ लो कुछ नहीं होगा, दूसरे को पकड़ लो खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। कर मत लेना ऐसा, ठीक है। पता चला कर लिया ना, मैंने लगा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, समझ गए। तो तभी भी आपने देखा ना, चिड़िया को करंट नहीं लगता, गिलहरी चलती है उसको करंट नहीं लगता, लेकिन दोनों लगते पटाक। बंदर होते हैं, बंदर खिलंदरी करते हैं, एक वायर पे चलाते हैं, दो को टच करते प्लाट, एकदम हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, फाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा दो वायर को टच करते ही। डन है। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, अंडरस्टूड, ठीक है, फाइन है, चलिए डन। आई होप यहां तक चीज क्लियर होगी। एनी टू, हाँ मतलब कोई भी दो न्यूट्रल कोई भी आ जाए ना, टच होते ब्लास्ट हो जाओगे एकदम से, ठीक है। हाँ एनी टू सब, बट चार्ज उसमें फ्लो हो रहा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं आ रहा, चार्ज ही फ्लो हो रहा है। जो शॉर्ट सर्किट होता है वो पोटेंशियल की वजह से होता है, करंट की वजह से नहीं होता है, ठीक है, फाइन है, क्लियर है, डन। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने चैप्टर पर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो नेक्स्ट चैप्टर जो हमें आज की क्लास में डिस्कशन करना है वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, अपने डीपीपी सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा बहुत जनरेटर के बारे में, थोड़ा बहुत मोटर के बारे में, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट में पढ़ाऊंगा। लास्ट में कहां पर, मतलब मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, इन सब के अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ोगे, तो हम ये सारे डिवाइस मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, कोई चूचा चिचूची नहीं करेगा। अब इधर एक काम की बात, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर हम यहां बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। भाई जब इलेक्ट्रिक चार्ज को आप रेस्ट पर देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होगा, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइन है। या फिर आप क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टी छोड़कर ऐसे लिख दीजिए, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पर होगा, हम चार्ज को मूव नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर एक प्लस चार्ज मान लिया, इधर एक माइनस चार्ज मान लिया, तो अब मैं इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करूंगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है, तो अब इस पर क्या प्रॉपर्टीज आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहा है, उस ब्रांच को, उस स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, एक डेफिनेशन, एक चीज आ रही है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं, ये प्रॉपर्टी है that causes it to produce electrical and magnetic effect. It is the property that causes it, it is the property, fine, ये एक प्रॉपर्टी है, that causes it to produce electrical, to produce electrical and magnetic effect। समझ में आना चाहिए, समझना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जो कॉज करती है, जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक चार्ज। समझो, अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, इफ यू आर बीन टॉकिंग अबाउट चार्ज, चार्ज दो टाइप के होंगे, एक हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं प्रोटॉन। एक चीज होती है नेगेटिव चार्ज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं तो इस पर होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात कर रहा हूं तो कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, या 1.625 या 1.6 मान लीजिए, इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। वहीं पर अगर हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। समझ में? ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब समझना, हम सब जानते हैं चार्ज के वजह से, चार्ज के वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हम सब पढ़ के आ चुके हैं कि चार्ज के वजह से प्रोड्यूस होता है करंट। क्यों? क्योंकि करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और क्यू यहां पर क्या है, चार्ज है। अच्छा, अगर किसी चीज में करंट प्रोड्यूस होता है तो मैंने आपको कहा था उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आएंगे या नहीं आएंगे? सर कैसे मैग्नेटिक कैरेक्टर आएंगे? मैंने कहा था ना, बिजली का सॉकेट है, बिजली के सॉकेट में उंगली डाल लो, ऐसे हो जाओगे, पागल हो जाओगे। मतलब करंट ने तुम्हें पकड़ लिया है, अट्रैक्ट कर लिया है। अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट का मतलब मैग्नेट। तो क्या ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर आया करंट के, करंट आया है चार्ज की वजह से, तो हम ये नहीं कह सकते मैग्नेटिक कैरेक्टर चार्ज की वजह से है या चार्ज ने मैग्नेटिक कैरेक्टर प्रोड्यूस किया है। तो चार्ज मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। चार्ज के वजह से करंट आया, करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की वजह से है या चार्ज ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूसेस दी, कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। क्लियर है? गॉट इट है? यस और नो? ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है, फाइन। सर वर्दी से प्यार हो गया है, लेकिन वर्दी तो किसी और से प्यार करती है बेटा, वो तेरे से प्यार नहीं करती है, क्योंकि तेरे टेस्ट में 0 नंबर आते हैं, तू घर में पढ़ता नहीं है, और किसी पे जबरदस्ती प्यार दिखाना क्राइम होता है। लेकिन वर्दी तुझे पसंद नहीं करती बेटा। क्यों? क्योंकि तू पढ़ता नहीं है, खाली सपने में रहता है। तो वर्दी से तूने पूछा क्या तुम मुझे भी पसंद करती हो या नहीं करती हो? तुझे पसंद नहीं करती बेटा। सर डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, देख लूंगा बेटा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1, चार्ज कैन नाइदर बी, क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो बेटा, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कहने का मतलब चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। जैसे बोला था ना बेटा कि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, है ना? तो कंजर्व रहता है, वही पॉइंट यहां पर है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, सेम चार्जेस
ठीक है, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, है ना, रिपल ईच अदर, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रखा है ना, इधर भी पॉजिटिव चार्ज रखा है तो ये दोनों दूर भागेंगे। इधर भी नेगेटिव चार्ज रखा है, इधर भी नेगेटिव चार्ज रखा है तो ये दूर भागेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ रिपल। अगर इधर पॉजिटिव रखा है, इधर नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। सो दिस इज द केस ऑफ अट्रैक्ट। ठीक है बेटा, फाइन है। चलिए नाउ तीसरा पॉइंट, ठीक है, अ चार्ज बॉडी, ठीक है, या एक न्यूट्रल बॉडी, अ न्यूट्रल बॉडी, अ न्यूट्रल बॉडी इज ऑलवेज attracted, is always attracted towards a, ठीक है, towards a charged body। एक न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा। जैसे आप लोग जब छोटे थे क्या करते थे, यहां पर आप पेपर रख देते थे, पीस ऑफ पेपर रख देते थे। आपने एक स्केल लेते थे बेटा, इस स्केल को आप रब करते थे विथ हेयर्स। जैसे ही आप इसको बालों से रब करते थे तो ये स्केल कैसी हो जाती थी, चार्ज हो जाती थी। ये जो आपकी स्केल है ये चार्ज हो जाती थी। पेपर क्या है, न्यूट्रल है, तो पेपर क्या है, एक तरीके से न्यूट्रल है। तो आपने क्या देखा था, ये पेपर इससे चिपक जाते थे, तो न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट हो जाती है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट, अगर हम चौथा पॉइंट की बात करते हैं तो चौथा पॉइंट क्या है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होता है उसमें चार्ज हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम में कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो आप क्या लिखोगे, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज इन एन टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा चार्ज कहां कैसा होगा बेटा, कांस्टेंट रहता है। इसको ना, इसको आप और क्या कह सकते हो, इसको आप लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन भी कह सकते हो, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन भी आप कह सकते हो। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, एनी डिस्क्रीट वैल्यू, ठीक है बेटा, एनी डिस्क्रीट वैल्यू, कोई भी एक डिस्क्रीट वैल्यू अटेंड करना, एनी डिस्क्रीट वैल्यू को अटेंड करना। आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेना, आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेना, आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेना। लॉज ऑफ क्वांटाइजेशन को फॉलो करता है इलेक्ट्रिक चार्ज। कहने का मतलब इस पूरी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, इसके लिए आप सीधा एक चीज लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। यहां n की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक हो सकती है। अब ये डिस्क्रीट वैल्यू और आर्बिट्री वैल्यू मतलब समझना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिफ्ट है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का ये है ग्राउंड फ्लोर, दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर एंड एट्थ फ्लोर। ये ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर, एट्थ फ्लोर है। अगर मैं बात कर रहा हूं कोई भी लिफ्ट है, अगर मैं बात कर रहा हूं कोई भी एक लिफ्ट है, आपकी लिफ्ट क्या करी है बेटा, स्टार्ट करी है, आपकी लिफ्ट हुई है ग्राउंड फ्लोर से, तो लिफ्ट या तो यहां स्टॉप होगी, या सेकंड फ्लोर पे स्टॉप होगी, या थर्ड फ्लोर पे स्टॉप होगी, या फोर्थ फ्लोर पे स्टॉप होगी, या यहां, या यहां, या यहां, यहीं स्टॉप होगी। क्या ऐसा है कि लिफ्ट इन दोनों के बीच में कहीं स्टॉप हो जाए, इन दोनों के बीच में कहीं स्टॉप हो जाए? कहने का मतलब 1.5 फ्लोर पे, 2.5 फ्लोर पे, 3.5 फ्लोर पे, 4.5 फ्लोर पे, या 5.5567 फ्लोर पे, या 6.67248 फ्लोर पे, या 7.96543 फ्लोर पे? ऐसे नहीं होगा। ये जितनी भी वैल्यू मैंने यहां लिखी है, ये सब कौन सी वैल्यू होती है, आर्बिट्री वैल्यू होती है,
आर्बिट्री वैल्यू मतलब कुछ डेसिमल्स में। ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं? 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7। व्हाट आर दीज वैल्यूज? दीज वैल्यूज आर डिस्क्रीट वैल्यूज। ये सारी की सारी क्या है? डिस्क्रीट वैल्यू है। तो क्या देखो, मैंने n की वैल्यू 1.1, 1.2, 1.5, 2.783 ऐसे रखी है? नहीं, या तो एक चार्ज होगा, दो चार्ज होगा, तीन चार्ज होगा। इसी को लॉज ऑफ क्वांटाइजेशन कहते हैं। दूसरा समझना, और चीज समझना, इस स्टेटमेंट को और फॉलो करा रहा हूं, फोर्थ स्टेटमेंट को और फॉलो करना। मान लो मेरे पास एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम का चार्ज है, एक 8 कूलम का चार्ज है, एक -12 कूलम का चार्ज है, एक -16 कूलम का चार्ज है, और एक -20 कूलम का चार्ज है, और एक +48 कूलम का चार्ज है किसी बॉडी पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप क्या करोगे? इन सब चार्ज को प्लस करोगे। तो 2 + 4 6, 6 और 8 14, 14 में से 12 गया 2, 2 में से 16 गया -14, -14 और -20 कितना आ गया बेटा? -34, 34 -34 और 48 आपने किया बेटा, कितना आ गया? 8 6 14। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना आ गया? +14 कूलम, +14 कूलम। तो मुझे बताओ टोटल चार्ज कंजर्व रहना, कांस्टेंट रहना, +14 कूलम क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है? यस और नो? हाँ जी सर, ये कांस्टेंट वैल्यू है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम था। इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज कितना आया? कांस्टेंट आया। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर आपसे कह रहा है। इतनी चीज में कोई प्रॉब्लम, इतनी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। डन है? ठीक है। सो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और लॉज ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, फाइन है, क्लियर है। हाँ, एन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, एक डिस्क्रीट वैल्यू होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। एनी डिस्क्रीट वैल्यू अटेंड करेगा, आर्बिट्री वैल्यू नहीं लेगा। फाइन है सर। चार्ज को साइन के साथ कंसीडर करना है, हाँ जी, प्लस माइनस जो भी चार्ज है उसके साथ कंसीडर करना है। डन है। लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए, चार्ज आर इनवेरिएंट। लिखिए लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, इनवेरिएंट है एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो लिखिए चार्जेस आर इनवेरिएंट। चार्जेस जो होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, DISTRIBUTED, ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पर ही लाइज करता है, याद रखना। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इसमें बीच में, बिल्कुल बीचम बीच, आप कह रहे हो सर चार्ज बीच में लाइज करेगा, मैं मान लेता हूं। इसके बीच में नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसके बीच में नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इसके सेंटर में यहां कहीं पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, नेगेटिव 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 चार्ज मौजूद है। मान लीजिए मैं एक कंडक्टर और मान लेता हूं। आप कह रहे हो सर इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव 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 चार्ज मौजूद है। चलो, मैंने क्या कहा? मैंने अभी कहा कि जितने भी सेम चार्ज होंगे वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। इसके सेंटर में नेगेटिव है, ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज सारे के सारे एक दूसरे से दूर भागेंगे,
जब ये दूर भागेंगे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, तो ये भाग कर बाहर की तरफ चले गए। मान लीजिए इसके ऊपर सारे पर नेगेटिव 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 हो गया। तो जब ये शिफ्ट हुआ, व्हेन व्हेन शिफ्ट हुआ, किसके वजह से शिफ्ट हुआ? बिकॉज ऑफ रिपल के वजह से हुआ। तो सेंटर में चार्ज कितना हो गया? तो सेंटर में चार्ज मतलब क्यू की वैल्यू हो गई है 0। अब चार्ज कहां पर आ गया है? कंडक्टर पे आ गया है। तो मैंने जो स्टेटमेंट लिखी चार्ज आर इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब जो चेंज नहीं होते हैं, है ना, जो फिक्स्ड रहते हैं, जो वेरिएबल नहीं होते हैं। वेरिएबल से बना है ना, जो वेरिएबल नहीं है, मतलब इनवेरिएबल, वेरिएबल नहीं है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चार्ज कांस्टेंट है। अगर यहां 5 चार्ज मौजूद थे, 5 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो सरफेस पर 5 ही आएंगे। अगर यहां 10 थे तो सरफेस पर 10 ही आएंगे। ऐसा नहीं कि 5 के 4 हो जाए या 5 के 10 हो जाए, रिप्रोडक्शन नहीं होगा इसमें। ठीक है, सिमिलर वे में ये सारे इधर चले जाएंगे, यस और नो। तो यहां पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सेंटर में कितना हो जाएगा? चार्ज। तो चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा 0 होता है, और सरफेस पर कितना होता है? मैक्सिमम होता है। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज हमेशा क्या होता है? 0। सो इनसाइड, समझ में आए? इनसाइड द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर के इनसाइड में बात करें, चार्ज अगर हम लोग क्यू की बात करें, तो क्यू इज ऑलवेज 0। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। क्लियर है? चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा क्या होगा बेटा? 0 होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर है? हाँ सती जल्दी, 1 घंटा हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, क्लियर है, फाइन है। क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का हु इज देयर? चलिए, इतनी चीज आप सभी लोग को यहां पर क्लियर हो गई है, सब लोग हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। नाउ हेडिंग डाल लीजिए कूलाम्स लॉ। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कूलाम्स लॉ, कि सर कूलाम्स लॉ क्या होता है? COULOMBS। ठीक है, फाइन है। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ क्या है बेटा? बहुत ध्यान समझना। कूलाम्स लॉ ये कहता है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी 2 चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू और एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, या आप ऐसे समझ लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, दूसरा भी प्लस क्यू है, या आप ऐसे समझ लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज पार्टिकल भी है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लीजिए कितना है? आर है। दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन मान लीजिए कितना है? आर है। सपोज करो 2 चार्ज पार्टिकल हमारे पास, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, या इस तरीके से। ये कूलाम्स लॉ सिमिलर है, किसके सिमिलर है? न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या कहते हैं? अगर 2 बॉडीज हैं तो उन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलर वे में कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है Q1 और इसको मान लिया Q2, इसको मान लिया Q2, इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया Q1, इसको मान लिया Q2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलर वे में ये जो फोर्स है, जैसे न्यूटन्स लॉज में क्या होता था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती थी डिस्टेंस के। अगर ये चार्ज पार्टिकल पास आएंगे
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, दूर जाएंगे तो घटेगी। यस और नो? तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को सेकंड बोल दिया, इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दिया। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपन ने ऐसे बोल दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करेंगे। अपन ने क्या किया, इसको हटाकर एक कांस्टेंट के डाल दिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपन ने डाल दिया। अगर मैं यहां पर इस कांस्टेंट के की बात कर रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 9 इंटू 10⁹। लेकिन अगर मुझे के की यूनिट लिखनी है, तो अगर मैं यहां से के बारे में लिखूं, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू, देखो, फोर्स मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और चार्ज की क्या होती है बेटा, कूलम, तो पर कूलम स्क्वायर। सो यहां से आप क्या बोलोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अगर मैं यहां पर एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहा हूं, तो आप इसको क्या बोलोगे, ये कुछ नहीं है, परमिटिविटी है। व्हाट इज दिस? अगर मैं इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस एप्सिलॉन नॉट को आप सिंपली यहां पर क्या बोलोगे, परमिटिविटी है। ठीक है, और इस परमिटिविटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, 8.85 इंटू 10⁻12। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अब मुझे बताओ, इस एप्सिलॉन नोट की यूनिट लिखनी है, तो यहां से एप्सिलॉन नोट को ऊपर भेज दो, के नीचे आ जाएगा। इस एप्सिलॉन नोट को ऊपर भेज दो, के नीचे आ जाएगा। अगर के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो यहां पर यूनिट कैसे बन जाएगी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। मतलब न्यूटन की पावर -1 हो जाएगा ना, मीटर की पावर -2 हो जाएगा, और कूलम स्क्वायर आपका हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? जो नीचे नेगेटिव में था, जो नीचे था, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये ऐसे भी लिख सकते ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। जो पहले नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में हो जाएगा, जो पहले पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में हो जाएगा। इतनी चीज यहां पर आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत किसी बच्चे को फटाफट से मुझे बताइए, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब बात आती है इंपोर्टेंट, यूनिट ऑफ चार्जेस। अब आती है यूनिट ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं। एक यूनिट सबसे पहले जो आपके पास आती है, वो आती है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट समझने के लिए आप सपोज करो, कुछ कंडीशन मान लो, बहुत ध्यान से समझना। मान लो आप Q1 एंड Q2 की वैल्यू को आपने 1 मान लिया, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है आपने उसको 1 मान लिया। तो इसका मतलब यहां से जब मैंने फोर्स निकाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया। तो यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स की वैल्यू कितनी आई, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आई। अच्छा, ये सब वैल्यू कब आई है, जब चार्जेस हैं। चार्जेस किस में ट्रेवल करते हैं, वैक्यूम में। सो एक चीज समझना, ये जो फॉर्मूला है न्यूटन कूलम्स लॉ, ये जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, ये कहां पर है, वैक्यूम। क्योंकि चार्ज को मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए कोई मीडियम में नहीं चाहिए। तो ये जो चीज हमने निकाली है, किसके लिए निकाली है, वैक्यूम, स्पेस, अंतरिक्ष। तो ये आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको बोल सकते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है बेटा, वैक्यूम। इसका मतलब क्या है, दिस इज वैक्यूम की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम के लिए वैलिड है। जब हम लोगों ने, ध्यान से समझना, जब हम लोगों ने Q को 1 माना, R को 1 माना, तो अब एसआई यूनिट को हम पता है क्या बोलेंगे, एसआई यूनिट को हम लोग बोलते हैं कूलम। सो एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम। तो 1 कूलम इज व्हाट बेटा, इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस दैट रिपल्स। ठीक है, आप कैसे लिखोगे, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट रिपल्स, दैट रिपल्स आइडेंटिकल, दैट रिपल्स
आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ यूनिट मीटर डिस्टेंस, ठीक है, यूनिट मीटर डिस्टेंस, एंड दे प्रोड्यूस अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। भाई 1 कूलाम क्या है? 1 कूलाम क्या है? 1 कूलाम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये अमाउंट है चार्ज का, है ना, मतलब 1 कूलाम क्या है? वैल्यू है चार्ज की, अमाउंट का मतलब वैल्यू है। दैट रिपल्स, दो चार्ज पार्टिकल माने बेटा Q1 एंड Q2, और दोनों चार्ज पार्टिकल सेम माने, मतलब दोनों को पॉजिटिव मान लो चाहे दोनों को नेगेटिव मान लो, आइडेंटिकल मान लो, दोनों की वैल्यू 1 मानी। जब सेम चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल हुआ हो तो दोनों रिपल करेंगे। दोनों जब रिपल कर रहे हैं तो दोनों के बीच डिस्टेंस कितना माना? 1 मीटर माना। और जब हमने ऐसा माना तो 1 कूलाम की वजह से फोर्स कितनी प्रोड्यूस हुई? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। So 1 coulomb is the amount of charge that repels identical charge particles separated by unit meter distance, and they produce a force of 9 × 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square. This is the SI unit. So SI unit of charge क्या हो गया? कूलाम हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, बहुत ध्यान समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, कौन सी? CGS यूनिट की बात करें, ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या लिख सकते हो? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसमें? CGS में होती है। उसको पता है क्या कहते हैं? वो है स्टैट कूलाम। उसको क्या कहोगे? स्टैट कूलाम आप कहोगे। सो स्टैट कूलाम की डेफिनेशन क्या है? अगर मैं 1 स्टैट कूलाम की बात करूं, सो 1 स्टैट कूलाम इज द amount of charge, ठीक है, is the amount of charge that repulse identical charge particles, ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय, ठीक है, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। एसआई यूनिट में 1 मीटर आएगा, सीजीएस यूनिट में 1 सेंटीमीटर आएगा, सेपरेटेड बाय 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है, फटाफट से मुझे बताइए, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है, एंड प्रोड्यूसेस, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस अ फोर्स। इस टाइम पीरियड पे फोर्स पता कितना आएगी? 3 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो स्टैट कूलम में 3 × 10⁹ आती है, और जब हम लोग कूलाम की बात करेंगे तो 9 × 10⁹ आएगी। तो आप इसको क्या बोलोगे? इस तरीके से बोलोगे। सो कहने का मतलब एक चीज नोट बनाकर लिख लो। नोट बनाकर क्या है? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ चाहे आप स्टैट कूलाम बोल दो, ठीक है, चाहे आप स्टैट कूलाम बोल दो, चाहे 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU बोल दो। दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कैप्ट हियर इन योर माइंड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीजीएस यूनिट कौन सी हो गई? स्टैट कूलाम। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU होती है। इसी तरीके से आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को बोलते हैं एब कूलाम। तीसरी यूनिट और होती है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ऐसे ही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फाइन, ये भी किस में आएगी? सीजीएस सिस्टम में। पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सीजीएस सिस्टम में EMU यूनिट बताओ, सीजीएस सिस्टम में ESU यूनिट बताओ, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिज्म के टर्म्स में आए तो उसको पता है क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं एब कूलाम। तो यूनिट क्या हो जाएगी? एब कूलाम इज द यूनिट, एब कूलाम इज द यूनिट। अब यहां पर कैसे लिखेंगे?
तो बहुत ध्यान समझना, 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलाम होते हैं। बहुत सिंपली याद कर लेना, 1 कूलाम के अंदर कितने एब कूलाम होंगे? 1/10 होंगे। या आप क्या बोलोगे? 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्जेस, इतने चार्जेस आपके पास होंगे। सो यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? 3 यूनिट पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। फटाफट से मुझे बताइए। डन है बेटा? क्लियर है? गॉट इट है? फटाफट से मुझे बताइए। डन है? क्लियर? सर ये पूरा लिखना कैसे है? हाथों से लिखना है, हाथों से, जैसे मैंने लिखा है, जैसे मैंने छापा है ऐसे ही छापना है। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही तुम्हें छापना है अपनी कॉपी के अंदर। ये सब तुम्हें छापना है अपनी कॉपी के अंदर हूबहू। ठीक है, ये सब तुम्हें छापना है हूबहू। फाइन। हाथों से लिखना है, छापना है, जैसे यहां लिखा है ऐसे कॉपी में लिखना है। ठीक है। व्हाट अबाउट स्टेट कॉलम? स्टेट कॉलम लिखा तो दिया? स्टेट कॉलम लिखा तो दिया? स्टेट कॉलम। ठीक है, फाइन है। चलिए, सब फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है। ठीक है, क्लियर है? डन है? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? फटाफट से मुझे बताइए। सॉरी, मैंने यहां क्या लिख दिया? ओ हो, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। सॉरी बेटा, यहां फोर्स में न्यूटन लिखना, सॉरी मिस्टेक। एक चीज सही कर लेना, बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बहुत सही लिखा है बेटा। यहां क्या आएगा? डाइन आएगा। सॉरी, माई मिस्टेक। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। जिस भी बच्चे ने बोला बहुत बढ़िया बोला है, वरना एक गलती लिखा देता मैं बुढ़ापे में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। फोर्स में यहां डाइन आएगा, सीजे सिस्टम में डाइन आएगा ना, और यहां क्या आएगा? यहां न्यूटन आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लिख दिया था। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, ये करेक्ट करा दिया एक बच्चे ने। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, सीजे सिस्टम में डाइन आएगा और एसआई सिस्टम में न्यूटन आएगा। डन है बेटा? करेक्ट कर लेना एक बार। ठीक है, फाइन है। सो ईएमयू की यूनिट क्या होती है? ईएमयू की यूनिट, बे गधे, लिखा नहीं है क्या एबकुलम? ईएमयू की यूनिट लिखा नहीं है क्या एबकुलम? ये याद कौन करेगा? मेरे बच्चे याद करेंगे सक्षम, तू थोड़ी ना याद करेगा। फिर उसके बाद तेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चे याद करेंगे। फिर उसके बाद वो बच्चे होंगे, वो याद करेंगे। तू थोड़ी ना याद करेगा। क्लास तो तेरे बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना, मेरे बच्चे अटेंड कर रहे हैं ना क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब आओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें पढ़नी है, समझनी है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है या परमिटिविटी क्या होता है? सर आप लोगों ने हमें अभी बताया परमिटिविटी के बारे में, जिसको आप लोगों ने एप्सिलॉन नॉट लिखा था। सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? सपोज कर लो कोई दो चार्ज पार्टिकल किसी मीडियम में प्रेजेंट हो, ठीक है, वैक्यूम के अलावा, तो क्या उनमें जो फोर्स होगी वो इफेक्ट होगी या नहीं होगी? होगी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं सपोज, सपोज टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, चार्ज पार्टिकल आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, अदर देन, ठीक है, अदर देन एयर, एयर के अलावा ये वैक्यूम के अंदर, देन समझना, देन द फोर्स इज इंपैक्टेड, देन द फोर्स इज इंपैक्टेड। तो फोर्स आपकी क्या होगी? इंपैक्ट होगी। तो परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई?
सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप क्या बोलोगे? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस, ठीक है, क्या लिखोगे? विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, जो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स डिटरमाइन करेगी, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम, बिटवीन टू चार्जेस situated in that medium। सपोज करो मैंने अभी आपको कहा था कि कूलम्स लॉ वैलिड है वैक्यूम के लिए, तो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में जब प्रेजेंट थे तो फोर्स कितनी लग रही थी? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन की ऐसे सिस्टम में। और सीजे सिस्टम में फोर्स कितनी लग रही थी? 3 इंटू 10⁹ न्यूटन की। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं वाटर मान लेता हूं या कोई भी अदर मीडियम मान लेता हूं, तो भी क्या फोर्स इतनी रहेगी? नहीं। मतलब परमिटिविटी क्या है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो आपको डिटरमाइन करती है इलेक्ट्रिक फोर्स किसी भी दो चार्ज पार्टिकल में, और वो दो चार्ज पार्टिकल जिस मीडियम में प्रेजेंट होंगे। मतलब अलग अलग मीडियम के लिए परमिटिविटी अलग होगी, और परमिटिविटी जब अलग होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी अलग होगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ परमिटिविटी। अब समझना, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एक सिंपल सी डेरिवेशन है जो आपको समझनी है, जो आपको याद रखना है। अगर वैक्यूम हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, है ना? क्लियर है? अब आप मान लीजिए मेरे पास कोई भी मीडियम है, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R², दोनों के बीच में डिस्टेंस ऐसे मान लेता हूं। फाइन है? क्लियर है? यहां पर ये जो एप्सिलॉन है इसको मैं बोल रहा हूं कि ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसको मैं यहां क्या बोलूंगा? ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। यहां पर जो एप्सिलॉन नोट है इसको मैं बोलूंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम ही होता है, याद रख लेना। इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल दूं, इस इक्वेशन को सेकंड बोल दूं। अब मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² मल्टीप्लाई बाय R², ठीक है, अपॉन Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम की वैल्यू क्या आ गई है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो रेशियो आई है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको अपन लिख सकते हैं ई आर। ई आर का मतलब क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। सो ये फॉर्मूला याद रखना है रिलेटिव परमिटिविटी का। सो आप यहां से क्या कह सकते हो? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस, इसको आप क्या बोलोगे? रिलेटिव परमिटिविटी बोलोगे। तो हमें फॉर्मूला मिल गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। मुझे फॉर एग्जांपल फोर्स किसी भी मीडियम में निकालनी है, फॉर एग्जांपल मुझे फोर्स किसी भी मीडियम में निकालनी है, तो मैं क्या लिखता हूं? एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर, सिंस एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट से मुझे बताइए। ठीक है? क्लियर है? अब समझना, ये जो एप्सिलॉन आर होता है, अगर फॉर एग्जांपल वैक्यूम हो तो इसके लिए वैल्यू होती है 1। अगर आपका वैक्यूम हो तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। फाइन है? और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास वाटर हो तो इसके लिए वैल्यू हो जाती है इसकी 80। और फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एयर हो तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.0054। दिस इज द वैल्यू।
ठीक है बेटा, तो लगभग वैल्यू कितनी 1.00054 यहां पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? अच्छा, सिंस हम और जानते हैं एफ वैक्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्साइलन नोट, ठीक है, 1/4 पाई एप्साइलन नोट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर ये सब वैल्यू कैसे है, आप ऐसे समझना, अभी आप ये छोड़ दो, अभी आप ये सब छोड़ दो, इधर ये सब छोड़ो, अभी ये मत लिखो, आपके पास ये चीज आ रही है एफ वैक्यूम की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये वैल्यू इसमें पुट करो, ये वैल्यू इसमें पुट करो, तो आपके पास क्या है एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर है ना, तो एप्सिलॉन आर को क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना। तो इसका मतलब अगर आपको किसी भी मीडियम में निकालनी है, अगर आपको फोर्स किसी भी मीडियम में निकालनी है तो फॉर्मूला क्या गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां पर अगर ये एप्सिलॉन वैक्यूम हुआ, अगर आपका वैक्यूम हुआ तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ऐसे लिखना। अगर ये आपका एयर हुआ, ये मीडियम, ये एप्सिलॉन क्या है मीडियम के ना, अगर ये एयर हुआ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.00054 हो जाएगी। अगर ये एप्सिलॉन आपका वाटर हुआ, मतलब ये मीडियम आपका वाटर हुआ, तो इसकी वैल्यू आप क्या ले लोगे 80 ले लोगे। सो किसी भी मीडियम में निकालने के लिए कूलम्स लॉ ये हो गया, यहां एप्सिलॉन निकालोगे। अगर वैक्यूम निकालना है तो यहां एप्सिलॉन नोट मानोगे। दिस इज द फॉर्मूला। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं ये है ना, सिंपली आप यहां पर ऐसे बोल सकते हो, तो यहां पर आप सिंपली ऐसे सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है। रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, या फिर आप इसका एक नाम और है, आप इसको डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह सकते हो, ये भी याद रखना। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन क्या हो गई है, इट इज द फोर्स obtained by the charges present in vacuum divided by the force obtained by the charged particle present in any medium। तो ये क्या है, फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एनी मीडियम। समझ गए, रिलेटिव परमिटिविटी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। और किसी भी मीडियम में फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। अगर वो मीडियम एयर है तो ई की वैल्यू को इतनी लोगे, अगर वो मीडियम वाटर है तो ई की वैल्यू को इतनी लोगे, और अगर वो मीडियम वैक्यूम है तो एप्सिलॉन की वैल्यू को 1 लोगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो आपको 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे एक फॉर्मूला ये, ठीक है, फाइन है, क्लियर है, एक फॉर्मूला ये, बस सिंपल से आपको ये याद रखने हैं, 1-2, ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है। डन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत बताइए। डन है बेटा, क्लियर, अंडरस्टूड। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 ले लोगे, ठीक है, चलिए सर 8.85 इंटू 10⁻12 कब होता है, फ्री स्पेस के लिए, वो फ्री स्पेस के लिए बेटा, एप्सिलॉन नोट के केस में, ठीक है, क्लियर है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मेरी भी दूसरी क्लास है, मेरी आज 4 क्लास है, आई एम जस्ट गोइंग टू माई नेक्स्ट क्लास। दिस इज बिन ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टूडेज क्लास। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। इसी के साथ आज के सेशन की विदाई लेते हैं।
हमारी भी दूसरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास है। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तगड़े रहो।